हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम BSOC 134 समाजशास्त्रीय जांच के तरीके का हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, ऐतिहासिक विधि। यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर में और बेसिकली देखेंगे कि जो हम रिसर्च करते हैं, जो हमारे अनुसंधान होते हैं, जो हमारी रिसर्च है, अनुसंधान है, जो हमारी खोजें होती हैं, उसमें विधियां कौन कौन सी हैं। और यहाँ पर हम पहली विधि देखने जा रहे हैं, ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि का मतलब होता है कि जब कोई खोज, जब कोई रिसर्च ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के अनुसार होती है और ऐतिहासिकता उसमें हमें देखने को मिलती है। यानी अब यहाँ पर हम विधियों की बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम अनुसंधान के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि अनुसंधान कैसे होता है, अनुसंधान कैसे किया जाता है। जब हम कोई रिसर्च या खोज अनुसंधान करने जाएं तो हमारा स्वयं का जो प्रभाव है, जो सोच है, थिंकिंग है, उस पर प्रभाव ना पड़े। हमने अभी तक सारी चर्चाएं हमने वहां पर की है। तो अब यहां पर हम जो पहली विधि पढ़ने जा रहे हैं वो है ऐतिहासिक विधि। और ऐतिहासिक विधि आपको मिलेगी, हम इसमें आप देखेंगे जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें पहली विधि है ऐतिहासिक। तो इसमें देखिए चैप्टर नंबर 5 ऐतिहासिक विधि। इसमें जो रहेगा समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक विधि का विकास और परिवर्तन कैसे हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आरंभिक समय कैसे रहा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ने वाली चीज़ें हैं ये आप जरूर करके जाइएगा। 5.4 आज्ञात्मक प्रेरक विधि, विकासवादी और आज्ञात्मक प्रेरक विधि। ये आज्ञात्मक जो प्रेरक विधि है इसको आज्ञात्मक करके जाना, और निगनात्मक विधि। आज्ञात्मक विधि और निगनात्मक विधि और ऐतिहासिक विधि के बाद क्या रहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है, तो इसलिए जितना मैं बताऊंगा सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक विधि का विकास और परिवर्तन कैसे रहा। देखिए, ऐतिहासिक विधि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अगर नाम से ही देखें कि हाँ इसका नाम है ऐतिहासिक विधि, नाम से स्पष्ट है यह एक ऐसी विधि है जो समाजों को समझने के लिए इतिहास का उपयोग करें। यानी इस विधि का जब हम उपयोग करते हैं, जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जब हम कोई खोज करते हैं, जब हम ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हैं तो हम समाजों को इतिहासों का उपयोग, यानी इतिहास के द्वारा हम उसको समझने में हमें यह उपयोग कराती है। ऐतिहासिक विधि तब शुरू होती है जब हमने पहली बार समाजों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन शुरू किया। यानी ऐतिहासिक विधि की शुरुआत तब से स्टार्टिंग होती है जब हमने समाज का अध्ययन हमने स्टार्ट किया, और समाज का जब हमने अध्ययन स्टार्ट किया वो भी व्यवस्थित रूप से समाज का जब अध्ययन होने लग गया। इतिहास का उपयोग हमें उसी तरीके में समझना और जानने में हमारी मदद है। यानी यह विधि हमें इतिहास का उपयोग कैसे किया जा सकता है उसको जानने और समझने में क्या करती है, यह हमारी मदद करती है। इसमें अतीत ने वर्तमान ने समाज को संगठित करके यानी जो हमारा अतीत है, अतीत को हम संगठित करके हैं, अतीत जो हमारा बीता हुआ कल होता है या जो हमारा इतिहास होता है उसको हम क्या करते हैं, समाजों को संगठित करने का प्रयास करके उसे प्रभावित करके उन पर काफ़ी असर डालता है। यानी जो हमारी अतीत की चीज़ें हैं उसे हम संग्रहित करते हैं और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मौजूदा समाज है वो चीज़ें क्या करती है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इस पद्धति में समय के साथ समाज और सामाजिक संस्थाओं का विकास कर, यानी इस पद्धति के द्वारा, इस पद्धति का जब यूज किया गया सामाजिक पद्धति, जब हम रिसर्च और खोज यानी जब अनुसंधान करते हैं और ऐतिहासिकता के आधार यानी इतिहास के आधार पर जब हमारी रिसर्च और खोज होती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इस विधि में सामाजिक संस्थाओं के विकास का पता लगा। यानी जो हमारी सामाजिक संस्थाएं थी उनका विकास कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इससे परिवर्तन के कारणों का और परिवर्तन की दिशा में भी हमें अच्छे से पता लगाया जा सका। इतिहास के स्रोत क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ यानी इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इतिहास के कई और स्रोत हो सकते हैं। एक तरफ हम सरकारी रिकॉर्ड के जरिए कर सकते हैं, यानी जो हमारा इतिहास का स्रोत होता है, क्या पता हमें ऐतिहासिक स्रोतों को हमने सरकारी रिकॉर्ड में रखा है। समाज में लिखित खाते जैसे स्रोतों के माध्यम से जैसे इतिहास तक पहुंचा जा सकता है। इतिहास के अन्य स्रोतों में जैसे कलाकृतियां हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, जो शिल्प भंडार हैं, मृद भांड हैं, या जो मिलते हैं, यानी पुराना जब कोई चीज़ खुदाई से मिलता है, जब आपने सुना होगा कि ना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई तो इसमें बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, घर मिले हैं,
टूटे हुए चीज मिले, यानी ये सारे क्या होते हैं, हमारे ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। यानी जब हम किसी खुदाई के जरिए ऐतिहासिक स्रोतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये सारी ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, इनको इसमें कई सारी चीजें मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, कलाकृतियां मिलती है, मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, और भी कई सारी चीजें उसमें खुदाई के जरिए मिलती है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग पर लिखने वाले शुरुआती विचारक AR रेडक्लिफ ब्राउन थे। उन्होंने सामाजिक विज्ञान में 27 जनवरी 1881 से 24 जनवरी 1995 तक रेडक्लिफ ब्राउन ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक विधि के उपयोग का विश्लेषण करते समय समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के इतिहास में उपयोग, यानी रेडक्लिफ ने ये बताया कि भैया कि हम ऐतिहासिक विधि का यूज सामाजिक समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान को के लिए जानने के लिए, उसमें क्या कर, यानी समाज में क्या परिवर्तन हुआ उसमें उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐतिहासिक विधि का यूज कर सकते हैं। प्रारंभ यानी फर्स्ट टाइम, अर्लियर टाइम में क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए प्रारंभिक समय। इस पद्धति का पहला खंड ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग प्रत्यक्ष तथ्य यानी ट्रेस लगाने की इकाई पर केंद्रित रहा। AR रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक व्याख्याएं और तो निगनात्मक हो सकती हैं और प्रेरक भी। निगनात्मक यानी यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि जो हमारी पद्धति है निगनात्मक पद्धति, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक गतिविधि, ऐतिहासिक जो चीजें रहीं, जो पहले की चीजें रहीं, यानी इसमें क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं, पहले हम बड़ी का आकलन करेंगे, फिर छोटे का आकलन करेंगे, फिर उससे छोटे का आकलन करेंगे, फिर उससे छोटे का आकलन करेंगे, तो ये जो हमारा आकलन होता है ना, वो निगनात्मक पद्धति हो सकता है। देखो 19वीं शताब्दी के मध्य में निगनात्मक यानी डिडक्टिव विधि विषय में वृद्धि हुई, यानी 19वीं शताब्दी में क्या होता है, निगनात्मक पद्धति का यूज। निगनात्मक पद्धति का मतलब होता है जिस पद्धति में हम पहला एक टॉप फ्लोर का एक बेंच मार्क बना दें कि एक हमने बना दिया कि भाई बेंच मार्क है, फिर उसके नीचे का अध्ययन हम करते चला जाए श्रेणीबद्ध तरीके से, यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, निगनात्मक अध्ययन होता है। यही इस पद्धति का उपयोग सबसे पहले मानव विज्ञान के द्वारा, यानी निगनात्मक जो पद्धति रही उसका विज्ञान सबसे मानव विज्ञानियों द्वारा किया गया। उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों पर भरोसा था, यानी कह सकते हैं कि जब सबसे पहले निगनात्मक पद्धति का यूज किया गया तो उसमें जो प्रत्यक्ष थे, जो अप्रत्यक्ष चीजें थी, उन पर उन्हें भरोसा था और वह प्रमाणों पर निर्भर होते थे। विकासवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई ऐतिहासिक स्पष्टीकरण और व्याख्या अक्सर अनुमान पर आधारित। देखो यहां पर हमारे कहने का मतलब है कि पहले जो रिसर्च होती थी, पहले जो खोजें होती थी, वह अनुमान पर आधारित थी, आकलनों पर नहीं आधारित थे। मेरा कहने का मतलब है कि आज सिंपल से समझ लिए, पहले जो हमारे थिंकर होते थे, ठीक है, पहले जो हमारे थिंकर होते थे, जो थ्योरियां देते थे, वो कहीं पर जाते नहीं थे, बल्कि उनका एक क्या होता था, विचार होता था। मेरी बात ध्यान से यहां पर सुनिएगा कि यहां पर आप निगनात्मक अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि निगनात्मक पद्धति क्या है और ऐतिहासिक क्या है। देखो हमारे जो थिंकर हो क्या देते हैं, सिद्धांत देते हैं, कोई न कोई थ्योरी देते हैं। तो पहले जो हमारे थिंकर होते थे, जो सिद्धांत देते थे, वो कहीं पर जाते नहीं थे, बल्कि बैठे बैठे चिंतन और मनन करते थे, और चिंतन और मनन करने के जरिए वह कोई ना कोई यानी कोई न कोई सिद्धांत बताते थे। यानी उन्होंने ना तो कोई सर्वेक्षण किया, ना तो कहीं आए गए, बल्कि वो क्या थे, बैठे बिठाए ही चिंतन मनन के द्वारा ही उन्होंने बता दिया कि ऐसी चीज ऐसी नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे गांधी जी ने बताया है कि राम राज की परिकल्पना की है। गांधी जी कहीं गए नहीं, गांधी जी का विचार है। क्या गांधी जी का जो राम राज है वह गांधी जी का विचार है। गांधी जी ने राम राज को कभी देखा नहीं है या कहीं राम राज था उससे पहले उन्होंने अनुसरण, बल्कि गांधी जी की एक थिंकिंग है, एक विचार है, उसके आधार पर वैसा होने चाहिए। उसी प्रकार से जब आप पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु को देखोगे तो वहां पर भी कई सारे थिंकर हैं, आपको बताएंगे कि राज्य ऐसा होना चाहिए। देखो पॉलिटिकल साइंस के थिंकरों ने बताया भैया कि राज्य की परिकल्पना की, राज्य कैसा होगा, तो उन्होंने बताया कि राज्य ऐसा होना चाहिए। यानी कि शुरू में जब हमारी खोज होती थी, जो पहले हमारी रिसर्च होती थी, हमारे जो रिसर्चर थे, जो थिंकर थे, जो सिद्धांतकार थे, वो कहीं जाते नहीं थे, बल्कि घर पर बैठे ही अपना क्या सिद्धांत प्रतिपादित कर देते थे। वह विचार चिंतन और मनन के जरिए जब वह कोई विचार देते थे, मान लीजिए हमारा थिंकर ने एक चिंतन और मनन के जरिए उसने क्या दे दिया, एक विचार दे दिया, एक दृष्टिकोण हो गया, यानी एक कह सकते हो सबसे बड़ा विचार आ गया। तो उस विचार के आधार पर जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, निगनात्मक पद्धति। जब हम ऊपर से जैसे आप छत से उतर रहे हो ना, नीचे उतरते हो, यानी आप ऊपर से, यानी जो हमारा थिंकर था उसने सबसे पहले
क्या दे दिया, एक विचार दे दिया, यानी आपकी छत बन गई। तो आप क्या उसी चीजों को आप अपनाते हुए नीचे तक आप क्या करेंगे, आप अध्ययन करेंगे। यानी अध्ययन की वह पद्धति जब हमारा उसमें किसी एक टाइप का विचार आ जाता है, बड़ा सबसे विचार है, हम उसी के आधार पर नीचे 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 आते आते पूरा अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहां पर जो हम आप देखोगे जो आपकी निगनात्मक पद्धति है, यहां पर जितने भी हमारे थिंकर थे उन्होंने क्या किया, बैठे बैठे ही चिंतन मनन और दृष्टिकोण दिया उन्होंने। यानी उन्होंने जितना भी सारा दृष्टिकोण दिया वो अपनी सोच के अनुसार दिया, वो अपनी समझ के अनुसार दिया। यानी निगनात्मक पद्धति में कह रहा है कि हमारे जितने भी थिंकर थे या हमारे जितने भी विचारक थे, उन विचारकों ने क्या दिया, एक अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उस सिद्धांत के अनुसार ही, क्योंकि जब कोई सिद्धांत आ गया ना तो उसकी एक बेस लाइन बन गई, उसी बेस लाइन के अनुसार नीचे 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 अध्ययन की प्रक्रिया वह लगातार चलती रही। इसे हम बोलते हैं निगनात्मक पद्धति। जैसे मैंने आपको बोला कि गांधी जी ने एक विचार दे दिया, भाई राम राज जैसा होना चाहिए। गांधी जी ने तो बता दिया कि राम राज जैसा होना चाहिए, लेकिन गांधी अब राम राज कोई आपको मिले या ना मिले, आज भी अगर देखोगे तो 200 से ज्यादा देश हैं इस दुनिया में, लेकिन आप गांधी जी का राम राज कैसा, उन्होंने कई बातें बता कि राम राज में ये होगा, राम राज में होगा। तो आप उसका आकलन कर सकते हो कि ए राज्य राम राज में फिट बैठ रहा है कि नहीं, ए राज्य राम राज में फिट बैठ रहा है कि नहीं, आप आकलन कर सकते हो, चाहे मिले वह न मिले। लेकिन गांधी जी ने एक विचार दिया कि रामराज जैसा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे कि उसे एक कह सकते हो कि आप वही एग्जाम्पल सेट करके पूरा अध्ययन करते रहोगे। यानी एक बड़ा विचार आ जाता है तो उसके बाद उसी विचार को लेकर के छोटी 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 चीजों का आकलन होता रहता है, उसी को कहते हैं निगनात्मक पद्धति। यानी दूसरे मामलों में समाज को समझने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि अज्ञानात्मक प्रेरक विधि थी। ये जो आपकी अज्ञानात्मक पद्धति क्या होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। अज्ञानात्मक पद्धति क्या होती है, देखो अभी तक मैंने आपको जो पद्धति बताई वह निगनात्मक पद्धति थी। अज्ञानात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जिस पद्धति को हम प्रेरक पद्धति कहते हैं। इसमें जो हमारे थिंकर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, वो शोध करते हैं और शोध के बाद आप बताते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक रिसर्चर है, उसने क्या किया कि फील्ड में गया, तो फील्ड में जब जाएगा तो क्या करेगा, छोटे से आरंभ करेगा। जैसे उसको मानना है कि उसको मानव के विचार पढ़ने, यानी ठीक है, सबसे पहले वो मानव का अध्ययन करेगा, फिर वो राज्य का अध्ययन करेगा, फिर वो क्या करेगा, देश का अध्ययन करेगा, फिर वो राष्ट्र का अध्ययन करेगा, यानी वो इंटरनेशनल का अध्ययन करेगा। यानी क्या होता है कि जो हमारा ये अज्ञानात्मक पद्धति है, इसमें हमारे जो थिंकर थे, जो विचारक थे, जो सिद्धांतकार थे, उन्होंने एक एक चीजों का अध्ययन किया और अध्ययन करते 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 उन्होंने एक विचार प्रतिपादित किया। यानी आप कह सकते हो कि अज्ञानात्मक पद्धति में हमें क्या देखने को मिलता है कि यह पद्धति छोटे से बढ़ते हुए क्रम में होती है और इसमें जितने विचारक होते हैं या हमारे जितने थिंकर होते हैं वह फील्ड में जाकर के, यानी कार्य क्षेत्र में जाकर के रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तब जाकर के अपना कोई न कोई विचार देते हैं और उनके विचार में छोटे से लेकर छोटे 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 होते 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 वो एक बड़े विचार तक पहुंचते हैं। लेकिन जो हमारी निगनात्मक पद्धति, उसमें हमने क्या देखा, निगनात्मक पद्धति क्या करती है कि एक पहला बड़ा विचार आ जाता है, फिर उसके आधार पर रिसर्च, छोटी छोटी रिसर्चें होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका अज्ञानात्मक पद्धति है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो थिंकर होते हैं वह कार्य क्षेत्र यानी फील्ड में जाएंगे और अपना शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक एक चीजों से वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं और करते 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 एक बड़ा विचार देते हैं। यानी कहते हैं यहाँ से हम छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। यानी आप, जैसे मैंने उसमें बताया था कि आप ऊपर छत पे खड़े हैं, नीचे उतर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं कि आप पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ते 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 आप छत पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार इसमें जो रिसर्चर होते हैं, जो हमारे फील्ड में रिसर्चर हैं, जब वह अध्ययन करते हैं तो नीचे से अध्ययन शुरू करें, एक चीज का किया, फिर दो चीज का, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, करते 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 तब जाकर के वो कोई न विचार देते हैं, कोई न कोई अपना सिद्धांत देते हैं या कोई न कोई अपनी नहीं। ये ऐतिहासिक पद्धतियों में देखोगे तो दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञानात्मक और निगनात्मक पद्धति क्या होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगर अभी तक जितना मैंने बताया अगर आपको समझ नहीं आता, दोबारा इसको प्ले करके यानी पीछे करके आप इसको जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि अज्ञानात्मक पद्धति क्या है और निगनात्मक पद्धति क्या है। और ऐतिहासिक पद्धति का मतलब होता है कि ऐतिहासिक विधि का मतलब होता है कि जब हमारा रिसर्च और शोध पूरी के पूरे ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर आधारित हो, यानी हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर किसी चीज की रिसर्च करते हैं या किसी चीज की हम खोज करते हैं। अज्ञानात्मक प्रेरक विधि क्या होती है, इसमें देखे भाई,
ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नात्मक प्रेरक विधि विकासवादी क्या, देखो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक विधि का उपयोग देखा जा सकता है। यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या होता है, ऐतिहासिक विधि की शुरुआत को देखा गया। यह वह समय था जब समाजों को व्यवस्थित अध्ययन कार्य पहली बार देखने को मिला। यानी 19वीं सदी में क्या होता है कि जो समाजों का अध्ययन था वह व्यवस्थित रूप से या संगठित रूप से उसका अध्ययन होने लगा। समाज के अध्ययन के लिए प्रारंभिक दृष्टिकोण प्रकृति विकासवादी था, यानी प्रकृति के आधार पर किया जाता है। यानी पहले जो हमारा समाज का अध्ययन किया जाता था वह प्राकृतिक के आधार पर किया जा सकता था। तब समाजों के इतिहास के बारे में लिखने के लिए विकासवादी पद्धति का यानी समाज का जो इतिहास है उसको लिखने के लिए हम क्या करते थे, विकासवादी पद्धतियों का उपयोग करते थे। इस तरह विकासवादी पद्धति का उपयोग जिन लोगों ने किया उनका ध्यान हर चीज की उत्पत्ति की खोज पर था। यानी पहले जब हमारा अध्ययन स्टार्ट हुआ तो हर चीज हमारी क्या थी, उत्पत्ति किसी चीज की कैसे हुई, इस चीज की खोज की स्टार्ट हुई। क्योंकि सबसे पहले जब कह सकते हो कि अध्ययन की शुरुआत की गई तो हम सबसे पहले अध्ययन हमने किया कि किसी चीज की शुरुआत कैसे हुई, किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी चीज की स्टार्टिंग कैसे हुई, इसी पर हमारी पूरी खोज और रिसर्च थी। उन्होंने क्रमिक चरणों के माध्यम से गुजरने वाला समाजों के दृष्टिकोणों के समाजों में संस्कृतियों का अध्ययन किया। यानी हर जो समाज है उसका जो क्रमिक चरण होता है, किन चरणों से गुजरते गुजरते उसका जो डेवलपमेंट होता है, संस्कृति का जो अध्ययन होता है उसका अध्ययन किया गया। यह मान्यता और धारणा थी कि सभी समाज विकास का मार्ग समान का अनुसरण करते हुए रास्ते पर, यानी सभी जो समाज होते हैं उनका जो विकास होता है वह क्रमिक रूप में होता है और सभी चीज़ों का अनुसरण करते हुए हमारे जो समाज होता है उसका क्या होता है, विकास पर चलें। समाज की प्रगति को एक अस्पष्ट और एकाक दृष्टिकोण देखा गया। सामाजिक विकास की पद्धति का उपयोग करने वाले लोगों में हर्बर्ट एक अंग्रेजी दार्शनिक है, जीव विज्ञानी और मानव विज्ञानी थे। स्पेंसर ने समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लिखने के दौरान ऐतिहासिक पद्धति को, यानी जो स्पेंसर थे उन्होंने समाज में हमारे समाज में जो बड़े परिवर्तन हो रहे थे, हमारे समाज में जो बड़े परिवर्तन हो रहे थे उसको ऐतिहासिकता के आधार पर, यानी ऐतिहासिक चीज़ों के आधार पर उन्होंने क्या किया, उसका अध्ययन किया या उन परिवर्तनों को समझने की कोशिश की। अपने 6 खंडों में जो उन्होंने बुक लिखी है उस बुक में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी उस पुस्तक जो थी लॉ ऑफ थ्रोप में मानव की उत्पत्ति संबंधी विचारों को, यानी कह सकते हो कि शुरू में जो मानव का उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की शुरुआत कैसी हुई, उस पर उन्होंने अपना पूरी पुस्तक लिखी। इस काम में वह अपने सभी मानव समाजों की उत्पत्ति के बारे में एक धर्मशास्त्रीय आरंभिक चरण के आधार पर, यानी धार्मिक आधार पर बताते हैं कि मानव की शुरुआत कैसे हुई। यानी उन्होंने ऐतिहासिक चीज़ों के आधार पर, यानी धर्म की, यानी जो रिलीजन वाली चीज़ें थी, रिलीजन के आधार पर उन्होंने बताया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। एक प्रकार की वह क्या थी, हमारी ऐतिहासिक विधि थी। अनुमान के आधार पर उन्होंने अपना एक विकास उन्होंने अध्ययन किया, यानी अनुमान के आधार पर। मैंने वही बताया कि जो पहली हमारी शुरू में जो हमारी जितनी भी रिसर्चें हुई, जितनी भी खोज होती थी, वह अनुमान के आधार पर, विचार के आधार पर या चिंतन के आधार पर हमारी क्या थी, सारी की सारी खोजें होती थी। अग्नात्मक पद्धति में यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम जो सारी रिसर्च करते हैं या जो हमारी खोज होती है वह किस प्रकार की होती है, हम एक विचार के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, चिंतन और मनन के आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी कोई न कोई सिद्धांत देते हैं या कोई न कोई हम चीज़ें बताते हैं। अगला जो आपका रहेगा, प्रेरक विधि क्या होती है, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हमें देखना पड़ेगा। देखो, नृशंस विज्ञानी विकासवादी के विश्वास के लिए आलोचक थे कि सभी समाज का एकल मार्ग के साथ विकसित होते हैं। यानी कह सकते हो नृशंसवादी जो विकासवादी विचारक थे उनका मानना था कि जो सभी समाज का जो विकास हुआ है वो एक मार्ग से नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात बताते थे, इसमें विकसित होते हैं। विकासवादियों के लिए यह नियतार्थ था कि कुछ समाज दूसरे की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। जैसा आपने देखा कि पहली जो विधि हमने देखा उसमें देखा कि उन्होंने बताया कि जो सभी समाज हैं उनका जो विकास होता है सबका एक प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर जो नृशंस विज्ञानी थे उन्होंने बताया कि सभी समाज का जो विकास होता है वह एक प्रकार से नहीं होता है। कुछ समाजों का विकास जो होता है बहुत तेजी से होता है और कुछ समाजों का विकास जो होता है वह बहुत धीमी गति से भी होता है।
ठीक है। उनका मानना है कि कम विकसित समाज उसी तरह से विकसित होंगे जैसा अधिक विकसित समाज हुए, यानी जो कम विकसित समाज हैं वो भी विकसित होंगे, लेकिन कह सकते हो कि जो समाज का विकास है वह सभी समाजों का विकास एक जैसा नहीं होगा या एक प्रकार से नहीं होगा। सभी समाजों का विकास अलग अलग होगा। कोई समाज जल्दी से डेवलप कर जाएगा और कोई समाज देरी से डेवलप करेगा, यानी सभी समाजों का विकास जो डेवलप है वह एक प्रकार की नहीं है, उनमें अलग अलग या उनमें हमें असमानता देखने को मिलती है या उसमें असमानता पाई जाती है। नृशंसवादी विज्ञान ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग समाजों और उनकी संस्कृति का अध्ययन के लिए, यानी जो नृशंस विज्ञानी जो थे उनकी जो ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग क्या करते थे, वह संस्कृति का अध्ययन करने के लिए और समाज का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग करते थे। इस तरह इस विधि अपनाने का विकास का पता लगाकर वह किसी संस्था और संस्कृति के विशेष पहलुओं को समय की अवधि की व्याख्या करते थे। यानी नृशंस जो विज्ञानी थे प्रेरक विधि में क्या करते थे, किसी भी चीज का जब अध्ययन करते थे उसकी क्या समय क्या है, यानी क्या किस अवधि से है, उसकी समय की क्या करते थे, वो व्याख्या करते थे। इसमें किसी समाज के विकास में एक विशेष चरण को जोड़ करके बदलाव के साथ व्याख्या की जाती थी, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत कब हुई उसके साथ क्या क्या बदलाव है उस चरणों को जोड़ करके क्या किए जाते थे, वो विभिन्न चरणों की व्याख्या करते थे। इसीलिए सिद्धांत का उपयोग विभिन्न संबंधों में किया है। हालांकि प्रमुख सिद्धांत मानव समाज के अध्ययन का ही सिद्धांत होता है, यानी जितने भी सिद्धांत होते हैं वह मानव समाज के अध्ययन का ही सिद्धांत होता है। तो इसी प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अगला देखेंगे, इस अगला जो आप में इसमें यहाँ पर हेडिंग दी गई है, 1 मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए नृत्य जातीय विधि का विकास, यानी नृत्य जातीय जो विधि है उसका विकास कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। विकासवादी पद्धति की आलोचना करते हुए नृत्य जातीय पद्धति का विकास 19वीं शताब्दी से अंत से 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ऐतिहासिक विधि पद्धति का उपयोग करके संस्कृति की व्याख्या करने वाली नृत्य जातीय पद्धति समय की अवधि में भिन्न हो सकती है। मोटे तौर पर 4 चरणों में बांटा गया। पहला क्या था, ग्रोबन और उसके अनुयायी, यानी एक थिंकर हैं, उन्होंने जर्मनी के सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्कूल पीटर गोबर ने प्रभावित थे। ग्रेबर का मानना था कि नृत्य जातीय पद्धति का कार्य लोगों के संस्कृति के बीच ऐतिहासिक संपर्कों को पुनर्निर्माण करना था। समाज के बारे में ऐतिहासिक व्याख्याएं इतिहास और संस्कृति के दृष्टिकोण, यानी कह सकते हो कि यहाँ पर जो सारा रिसर्च होती थी वो क्या होती थी कि जो संस्कृति का विकास हुआ है, जो सभ्यता का विकास हुआ है, एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया जाता था। एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति में जो कुछ समानताएं दिखाई जाती हैं उन समानताओं को आधार पर इन चीज़ों को जोड़ने के लिए वहाँ पर सारा का सारा अध्ययन करने की बात करें। यही कह सकते हो कि ऐतिहासिक पद्धति में अगर हम देखेंगे तो किसी समाज की संस्कृति का विकास कैसे हुआ, किसी समाज में कह सकते हो कि ऐतिहासिक विधियां या संस्कृति समाज, या कह सकते हो उसमें संस्कृति कैसे उपजी या लोगों का रहन सहन कैसे रहा, इसका हमें अध्ययन देखने को मिला। अगला है विलियम हेटल रिवर। क्या है, विलियम हेजल ने एक अंग्रेजी मानव विज्ञानी थे और नृविज्ञानी विज्ञानी थे। रिवर ने गेवर और उनके अनुयायियों से बिल्कुल अलग तरीके से ऐतिहासिक विधि का उपयोग किया। उन्होंने बिल्कुल अलग किया है। रिवर आरंभ में विकासवादी थे और बाद में उन्होंने अपने रुख को संशोधित किया और सामाजिक उद्भव के संबंध में यानी किसी संस्कृति का जब विकास करते थे तो उसका समाज में उद्भव कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके आधार पर यहाँ पर किया जाता था, आकलन होता था, यानी कह सकते। अगला जो है इलियट स्मिथ जो है, इलियट स्मिथ जी क्या करते थे, इसमें देखिए इन्होंने विलियम जेम्स पैरी संस्कृति में पाई जाने वाली समानताओं में एक सामान्य केंद्र के द्वारा प्रकाशित करते हैं। यानी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में जो समानताएं पाई जाती हैं उन समानताओं के आधार पर कह सकते हो इलियट स्मिथ ने अपना सारा का सारा अध्ययन किया। ऐतिहासिक विधि में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जो समानताएं होती थी उन चीज़ों को यहाँ पर देखने का काम किया। अगला देखिए नृ जातीय विधि क्या होती है। नृ जातीय विधि क्या होती है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखिएगा नृ जातीय विधि क्या होती है। देखो 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकासवादी परिप्रेक्ष्य में नृवंश विज्ञान के दृष्टिकोण की ओर रुझान हुआ। यानी 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या होता है, नृवंश विज्ञान की ओर दृष्टिकोण हुआ। नृविज्ञानविदों ने संस्कृति का विकास के संपर्क में आ गए। यानी अब यहाँ पर अध्ययन किया गया कि किसी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, किसी सभ्यता का विकास कैसे द्वारा समझा जाएगा। हालांकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संस्कृतियों के बीच
संपर्क अलग अलग तरीकों से, यानी जब संस्कृति का विकास देखा गया, किसी संस्कृति का विकास कैसे होता है, तो उसमें सभी संस्कृतियों को अलग अलग तरीके से देखा गया और अलग अलग तरीके से समझा गया। ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग पर नृविज्ञानी के बीच सहमति की कमी थी, यानी नृविज्ञानी जो थे ऐतिहासिक संस्कृतियों में उन्होंने देखा कि जो पद्धति उसमें कम थी। जर्मनी में उनके अनुयायियों ने ऐतिहासिक संस्कृति इतिहास के दृष्टिकोण का उपयोग किया। उनके लिए संस्कृतियों का विकास तब हुआ जब वह विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे संपन्न, यानी कह सकते हो कि संस्कृतियों का विकास तब हुआ जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के आसपास आई, एक संस्कृति का विकास दूसरी संस्कृति के प्रभाव से हुआ। यानी जब एक संस्कृति का उद्भव हुआ तो उस संस्कृति से प्रभावित होकर के किसी नई संस्कृति का जन्म हुआ या कोई अलग संस्कृति वहाँ पर हमारे सामने आई। ब्रिटेन में रिवर, इलियट, स्मिथ ने, पैरी ने प्रसारण विसरण की प्रक्रिया को विश्वास करते थे कि संस्कृतियों के विकास के लिए रिवर की संस्कृति का संपर्क आवश्यक था। पैरी और स्मिथ ने का मानना था कि एकल ही केंद्र विश्वास थे। अमेरिकन में जो वहाँ उन्होंने क्या संस्कृतियों की व्याख्या करने के लिए उन्हें सांख्यिकी विधि का, यानी संस्कृतियों की व्याख्या करने के लिए अमेरिकन जो थे वहाँ जो हमारे जो शिक्षाविद थे या कह सकते हो कि जो हमारे थिंकर थे उन्होंने व्याख्या करने के लिए सांख्यिकी विधि का उन्होंने क्या उपयोग किया। सांख्यिकी विधि हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगला जो होगा निगमनात्मक पद्धति क्या है, ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें देखिए आपकी जो निगमनात्मक पद्धति है। वैसे भी आपको निगमनात्मक पद्धति के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। देखिए पूर्ववर्ती खंडों में हमने देखा कि विशेष समाजों और संस्कृतियों में नृविज्ञानी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी इससे पहले हमने क्या देखा कि जो नृवंश विज्ञानी हैं वह विशेष समाजों और संस्कृतियों पर अपना ध्यान, यानी विशेष समाजों और संस्कृतियों का क्या करते हैं वो लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ऐतिहासिक विधि का उपयोग उन लोगों के बीच बहुत अलग था जिन्हें नृवंश के रूप में चिन्हित और लेबल किया गया। नृविज्ञानी संस्कृतियों के विकास को समझने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करते थे, यानी वो क्या करते थे संस्कृतियों का विकास समझने के लिए, यानी किसी भी संस्कृति का विकास कैसे हुआ उस पर वह ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित। वे अक्सर इतिहास के उन स्रोतों का उपयोग करते थे जो लिखे नहीं गए थे, यानी इतिहास में उन स्रोतों का ज़्यादा नृविज्ञानी करते थे जिन स्रोतों को लिखा नहीं गया था, बल्कि वो क्या करते थे एक प्रकार की जो विचारधारा है, यानी कह सकते हो कि चिंतन और मनन के जरिए वो सिर्फ सोच लिया करते थे कोई चीज़ ऐसी होगी कोई चीज़ हो, यानी जैसे मैंने आपको बता दिया निगमनात्मक पद्धति का मतलब ही यही होता है कि निगमनात्मक पद्धति इसी चीज़ को बताती है कि आप कहीं जाएंगे नहीं बल्कि चिंतन और मनन के जरिए क्या करेंगे, आप किसी न किसी चीज़ की रिसर्च कर देंगे या किसी न किसी चीज़ का क्या कर देंगे अनुसंधान और खोज कर देते हैं। वह अक्सर इतिहास के उन स्रोतों का उपयोग करते थे जो लिखी नहीं गए, जिनमें क्या होती जैसे कलाकृतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, दस्तूर है आदि को शामिल किया जा सकता। एकाधिकार स्रोतों और दस्तावेजों का भी उपयोग करके वह विशिष्ट घटनाओं के बारे में समझने के अधिक उपयोग किया करते थे। नृवंश विज्ञानियों की पद्धति के विपरीत रेडक्लिफ ब्राउन ने उन लोगों के लिए समाज विज्ञान शब्द का उपयोग किया वास्तव में लाया। उन्होंने समाज के लिए सामान्य कानूनों के तौर पर काम किया। नृविज्ञानियों के विपरीत उनका ध्यान समाज के विशिष्ट पहलुओं पर नहीं था। इस पद्धति में सामाजिक विज्ञान के कार्यों में समाज में सार्वभौमिक कानूनों की खोज, यानी कह सकते हो कि एक प्रकार की ऐसी खोज की जाए जो सार्वमान्य हो, एक प्रकार की ऐसी खोज की जाए या रिसर्च की जाए जो सार्वमान्य है, जिस खोज को रिसर्च को सभी मानने के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार की खोजों के लिए कह सकते हो उसमें काम किया गया। नृविज्ञानियों इस पद्धति के विपरीत जो उन्होंने काम किया, ध्यान दीजिएगा, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार इतिहासकारों द्वारा किए गए ऐतिहासिक दृष्टिकोणों में विवरणों में संबंधित होते थे। इनकी प्रकृति सामान्य नहीं होती थी। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान में इतिहास का उपयोग एक अलग तरीके से किया गया। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक विज्ञान के समाजों की व्याख्या में समाजशास्त्रीय कानून के संबंध में हम समझ सकते हैं या उसको जान सकते हैं। ऐतिहासिक विधि के बाद क्या रहा, यानी ऐतिहासिक विधि के बाद के समय किस प्रकार का रहा और ऐतिहासिक विधि के बाद कौन सी विधि रही और जिस विधि का हमें क्या होता है कि हमें यूज हमें देखना है, यानी ऐतिहासिक विधि के बाद का टाइम कैसे रहा वह टाइम को हम देखते हैं। आगे देखिए,
पिछले अभी हमें ये देखा कि जब हमने समाज का अध्ययन किया तो हमने देखा कि समाज को समझने के लिए किस तरह से इतिहास को, यानी कह सकते हैं ऐतिहासिक विधि में हम क्या करते हैं कि समाज को समझने के लिए क्या करते हैं, समाज को समझने के लिए हम इतिहास का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक विधि का मतलब क्या होता है कि जब हम समाज में हो रहे बदलाव को, समाज में हो रहे जो बदलाव हो रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं समाज के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों का यूज करते हैं। यानी ऐतिहासिकता के आधार पर क्या करते हैं, हम किसी चीज को, सामाजिक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। इस पद्धति का उपयोग विकासवादियों, नृविज्ञानियों और समाज नृविज्ञानियों द्वारा किया गया। इसमें हमने देखा कि 19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग की चर्चा की गई, जिन्होंने विकासवादी, नृविज्ञानी और सामाजिक विज्ञानी के रूप में वर्गीकृत किया गया। लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र के ऐतिहासिक पद्धति में, यानी सबसे पहले समाजशास्त्र में देखा हमने कि ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा, यानी किसी चीज़ की अगर रिसर्च की गई, किसी चीज़ की अगर खोज की गई, तो ऐतिहासिक चीज़ों के जरिए हमने किसी भी चीज़ को देखा और उसमें अज्ञानात्मक और निज्ञानात्मक पद्धति जो रही हमारी क्या रही, मेन इंपॉर्टेंट रही। ठीक है, तो इसमें जितना रहा है कि ऐतिहासिक विधि में आपने, इसमें जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा ऐतिहासिक विधि क्या होती है, उसमें अज्ञानात्मक और निज्ञानात्मक पद्धति के बारे में आप लिखेंगे। तो ऐतिहासिक विधि क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, और ऐतिहासिक विधि में आपको अज्ञानात्मक और निज्ञानात्मक बारे में आ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये पूरा आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको दोबारा प्ले करके जो मैंने बोली है उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, यही इसमें आपको इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही चीज़ें लिख करके आनी है। तो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से अच्छा आप लिख करके आइए। और जितना मैंने पढ़ाया है अगर इसको समझने में थोड़ी आपको दिक्कत हुई होगी तो इसको दोबारा प्ले करके दोबारा सुन लीजिए, ताकि आपकी चीज़ पूरी तरीके से पक्की हो जाए। तो ऐसी वीडियो और सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज आपके एग्जाम अच्छे से जाएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।